सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखो, तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है कुछ दिनों से, तो थोड़ा हो सकता है वॉइस प्रॉपर ना आए। और आज की पीडीएफ में मैंने कुछ इमेजेस वगैरह कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जल्दी बनाना था। एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए इतना ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ऐड ऑन करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट हम सिर्फ चैप्टर्स को फटाफट कंप्लीट करेंगे, सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमने अभी तक टोटल 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट स्टैटिस्टिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ की। आज चैप्टर 16 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आगे बात करते हैं। देखो, आज अपन इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों। अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, BRBNMPL के बारे में, DICGC, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, नाबार्ड, रिफाइनेंस एंड डायरेक्ट रिफाइनेंस के बारे में, लीड बैंक स्कीम, सर्विस एरिया अप्रोच, कोऑपरेटिव बैंक्स और मुद्रा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये सारा आपका एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों, ठीक है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। RBI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और ये एक्ट RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। 1934 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। RBI का मेन काम करेंसी नोट्स प्रिंट करना और इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करने का होता है, ठीक है। मैनेज और कंट्रोल करने का होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। RBI वॉज एस्टैब्लिश इन 1935 बाय द RBI एक्ट 1934। RBI वर्क्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो इसका ये मतलब है कि RBI इंडिया की हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1935 में RBI एक्ट 1934 के अंदर हुई थी। RBI फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है, बैंक्स का बैंक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है, और देश के क्रेडिट लोन सिस्टम को कंट्रोल करता है। Initially, the ownership of almost all the share capital was in the hands of non-government shareholders. So, to prevent the centralization of the shares into a few hands, the RBI was nationalized on January 1, 1949. देखो, शुरू में RBI के शेयर्स प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स के पास थे, लेकिन शेयर्स कुछ ही लोगों के पास ना चले जाए, इसलिए 1 जनवरी 1949 को RBI को नेशनलाइज कर दिया गया था, और उसके बाद RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल में आ गया था। आगे बात करते हैं। The Reserve Bank has adopted the minimum reserve system for issuing printing currency notes since 1957. It maintains gold foreign exchange reserves of rupees 200 crore, of which at less than rupees 115 crore should be in gold and remain in the foreign currencies. तो देखो क्या था, RBI मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर करेंसी नोट्स प्रिंट करता है। 1957 से RBI को 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ गोल्ड में होना चाहिए, और बाकी अमाउंट फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में रखा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म होने वाला है वो होने वाला है अब हम बात करेंगे BRBNMPL के बारे में। स्टार्टिंग करेंगे फुल फॉर्म के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म आपने देख लिया है। अब ये RBI की सब्सिडरी कंपनी है, यानी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, और RBI की नोट प्रिंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को ये क्या करती है, मैनेज करती है। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों? 3 फरवरी 1995 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। इट डिज़ाइन, प्रिंट्स एंड सप्लाइज बैंक नोट्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट द डिमांड फॉर बैंक नोट्स इन द कंट्री। तो देखो, जो ये है BRBNMPL जो है, इसका काम था बैंक नोट्स को डिज़ाइन करना, प्रिंट करना और RBI को सप्लाई करना, ताकि देश में करेंसी नोट्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों? द हेडक्वार्टर्स इज इन बैंगलोर, कर्नाटका। उसके बाद से BRBNMPL हैज़ 2 बैंक नोट्स प्रेसेस इन मैसूर एंड सल्बोनी। तो इसके जो 2 बैंक नोट प्रेसेस है वो कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटका और सल्बोनी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इंडिया करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है DICGC के बारे में। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो दोस्तों। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अ सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो RBI की सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम बैंक डिपॉजिट को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना और क्रेडिट गारंटी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना होता है। द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज 50 करोड़ विच इज फुल्ली इशूड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द RBI। DICGC का ऑथोराइज कैपिटल 50 करोड़ है और ये पूरे कैपिटल RBI द्वारा प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 15 जुलाई 1978 में मतलब एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर डिपॉजिटर्स एंड गारंटी क्रेडिट फैसिलिटीज। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना और क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए गारंटी प्रोवाइड करना है। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या मिलने वाला है। आगे है आपका RRB पढ़ते हैं। RRB का भी एग्जाम भी आएगा तो मेंस में काम आएगा। देखो, RRB RBI इसका ना एक डेडिकेटेड ना वीडियो आएगी जो आराम से मतलब लाइक RBI का तो मान के चलो 1 घंटे तक की वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन वो वाली जो वीडियो होगी ना वो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड होगी और वो बहुत जल्द जैसे आप लोग अपना मेंस क्वालिफाई करोगे देन वो वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी और वो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी। जो आज के लाइक अभी जो ईयर चल रहा है 2026 उसके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी वो। ठीक है, अब बात करते हैं। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1960 सम प्रॉब्लम्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स इवन अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप टू लैंड टू फार्मर्स। 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन के बाद भी कमर्शियल बैंक्स को फार्मर्स और रूरल एरियाज को लोन देने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाने का डिसीजन लिया। द गवर्नमेंट सेट अप द नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप इन 1975। तो देखो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने 1975 में नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप बनाया। बेस्ड ऑन दिस कमिटीज रिकमेंडेशंस अ रीजनल रूरल बैंक्स ऑर्डिनेंस वाज promulgated in September 1975 which was replaced by the Regional Rural Banks Act 1976। देखो, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन के बेसिस पर सितंबर 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स ऑर्डिनेंस लाया गया। बाद में इसे रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 में रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट RRB प्रथमा ग्रामीण बैंक। लाइक इंडिया का पहला RRB बैंक कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ओके, अपने अकॉर्डिंग और पढ़ लेना दोस्तों। आगे बात करते हैं। एज ऑफ जुलाई 24 देयर आर 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि जुलाई 2024 तक इंडिया में 43 RRB काम कर रहे हैं। ओनरशिप ऑफ RRB के बारे में बात करते हैं। लाइक द RRB वॉज ओन्ड बाय 3 एंटिटीज विद द रेस्पेक्टिव शेयर एज फॉलोज। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक 35% है। ठीक है, तो एग्जाम ट्रिक से आप याद रखना RRB का जो लाइक शेयर्स है लाइक कितना है वो 50:15:35। ठीक है, और यहाँ पर टर्म भी याद रख सकते हो लाइक ये सेंट्रल, स्टेट और SB स्पॉन्सर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नाबार्ड के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ओके, नाबार्ड के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, नाबार्ड इज अपेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नाबार्ड का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, लाइक ओरली सुनो। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है बट जब भी सुनो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और नाबार्ड इज एन अपेक्स डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन 1982 बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, नाबार्ड एक अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 लाइक 1982 में पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू हुआ था। इट हैज़ द पावर टू डील विद ऑल मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एज वेल एज ऑपरेशन इन गिविंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज। देखो, नाबार्ड का काम एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के लिए लोन पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना और क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड काम करता है। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैन ऑफ B शिवारमन। देखो, नाबार्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए B शिवारमन कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम को रिव्यू किया था।
बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों ये, स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन 12 जुलाई 1982। इसका ये मतलब है कि बी शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर नाबार्ड ने 12 जुलाई 1982 से काम करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद से ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी दोस्तों, 30,000 करोड़। हाँ 30,000 करोड़ है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार। तो नाबार्ड का ऑथोराइज कैपिटल रुपीज 30,000 करोड़ है। रिफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द सेवरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो देखो नाबार्ड एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी है। ये उन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस दोबारा फंड प्रोवाइड करता है जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। आगे बात करते हैं इंप्रूविंग द एब्जॉर्वेटिव कैपेसिटी ऑफ द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ रिहेबिलिटाइजेशन स्कीम, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। इसका ये मतलब है दोस्तों नाबार्ड का काम रूरल क्रेडिट सिस्टम को और मजबूत बनाना भी है। इसके लिए ये मॉनिटरिंग करता है, रिहेबिलिटाइजेशन स्कीम्स बनाता है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर करता है और बैंकिंग स्टाफ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये था पूरा नाबार्ड के बारे में। अब आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है यार, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। रिफाइनेंस एंड डायरेक्ट फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो पिक्चर्स नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत बेकार लग रहा है, बट थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं रिफाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस के बारे में। रिफाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड विल अरेंज फाइनेंस टू द बैंक्स अप टू द एक्सटेंट बैंक्स आर गिवन लोन्स टू द कस्टमर्स। दिस इज रिफाइनेंस। और डायरेक्ट फाइनेंस बहुत छोटा है, जरूर इसका अपोजिट ही होगा, ध्यान से सुनते हैं। रिफाइनेंस, देखो रिफाइनेंस का मतलब है कि नाबार्ड जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक को फंड लोन प्रोवाइड करता है ताकि बैंक्स अपने कस्टमर को और ज़्यादा लोन दे सके। यानी नाबार्ड बैंक कस्टमर का प्रोसेस रिफाइनिंग कहलाता है। और डायरेक्ट फाइनेंस में लिखा है बैंक्स विल फाइनेंस कस्टमर्स डायरेक्टली। इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब है बैंक किसी भी कस्टमर को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करता है, इसमें बीच में कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं होता, यानी बैंक टू कस्टमर डायरेक्टली लोन देते हैं, ठीक है। अब बात याद रखना, रिफाइनेंस नाबार्ड बैंक कस्टमर, डायरेक्ट फाइनेंस बैंक इज इक्वल्स टू कस्टमर। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, जरा 1 मिनट देना है, प्यास लग रही है, पानी पी लूँ। ओके सो आई एम बैक। डायरेक्ट फाइनेंस शायद मैंने पढ़ा दिया, बट एक बार बढ़ा देता हूँ। नहीं शायद मैंने पढ़ा ही दिया था, चलो ठीक है एक बार पढ़ा ही देता हूँ। बैंक्स विल फाइनेंस कस्टमर्स डायरेक्टली, इसका ये मतलब था कि डायरेक्ट फाइनेंस का ये मतलब होता है कि बैंक किसी भी कस्टमर को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करता है, इसमें बीच में कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन नहीं होती, ठीक है। यानी बैंक कस्टमर डायरेक्टली लोन देते हैं। आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या मिलने वाला है, आगे हमें मिलेगा लीड बैंक स्कीम के बारे में, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम के बारे में यहाँ से बात करते हैं। ओके, तो लीड बैंक स्कीम क्या है दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बस 1 मिनट। ओके, आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स इन 1969 गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्टेप्स टू एक्सटेंड बैंक्स रीच टू द रूरल एरियाज। ओके, देखो 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने बैंक की सर्विसेज को रूरल या गांव एरियाज तक पहुंचाने के लिए एक नया स्टेप्स लिया। नेशनल क्रेडिट काउंसिल स्टडी ग्रुप हेडेड बाय प्रोफेसर GR गडगिल फर्स्ट रिकमेंडेड द एरिया अप्रोच। इसका ये मतलब है प्रोफेसर DR गडगी की चेयरमैनशिप में बनी नेशनल क्रेडिट काउंसिल स्टडी ग्रुप ने सबसे पहले एरिया अप्रोच का आइडिया दिया। किसका आइडिया दिया, एरिया अप्रोच का आइडिया दिया। इसमें हर एरिया की बैंकिंग डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी। द कमिटी ऑफ बैंकर्स नरिमम कमिटी अपॉइंटेड बाय RBI एक्सेप्टेड बाय द एरिया अप्रोच एंड गिव द नेम लीड बैंक स्कीम। देखो RBI द्वारा बनाई गई नरिमम कमेटी ने एरिया अप्रोच को एक्सेप्ट किया और इसी स्कीम का नाम लीड बैंक स्कीम रखा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। In 1969 itself, 380 districts in the same country were identified with the lead bank scheme, which later on extended to all the rural districts of the country. ओके, देखो 1969 में ही इंडिया के 380 डिस्ट्रिक्ट्स को लीड बैंक स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया था। बाद में इस स्कीम को देश के सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स तक एक्सपेंड कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सर्विस एरिया अप्रोच की। दोस्तों बस 2 और बचे हैं पैराग्राफ्स, वो और कंप्लीट करेंगे, 2 टॉपिक्स और बचे हैं, ठीक है, 10 तक हैं टोटल।
सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में हम यहाँ से बात करना शुरू कर रहे हैं. द मेन एम इज़ टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर क्रेडिट डिप्लॉयमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. इसका ये मतलब है लाइक सर्विस एरिया अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में लोन क्रेडिट को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका कोऑर्डिनेशन करना है. एक्ट एज अ लीडर टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन अमंग co-op banks, cooperative banks, RRBs, SCBs and other financial institutions to bring about rapid economic development in rural areas. देखो इस अप्रोच का काम कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs, SCBs का फुल फॉर्म क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि रूरल एरियाज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो तेज़ी से हो सके. आगे बात करते हैं. आइडेंटिफाई अनबैंक्ड एरियाज एंड प्रिपेयर अ फेस प्रोग्राम फॉर ब्रांच एक्सपेंशन. देखो इस अप्रोच के अंदर जिन एरियाज में बैंक ब्रांच नहीं है लाइक अनबैंक्ड एरियाज उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और वहाँ स्टेप बाय स्टेप नए बैंक ब्रांचेस खोलने की प्लानिंग की जाती है. आगे बात करते हैं. एक मिनट स्क्रीन ऊपर करते हैं थोड़ी. टू इनक्लूकेट डायनामिक रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देखो इसका ऑब्जेक्टिव अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना है ताकि बैंकिंग सर्विसेज और इफेक्टिव बन सके. ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब 9th पे चलते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक लास्ट आएगा मुद्रा पढ़ेंगे, बस कंप्लीट है. कोऑपरेटिव बैंक्स कंप्लीट करते हैं दोस्तों. ओके, banks in India can be broadly classified under two heads, commercial banks and cooperative banks. देखो इंडिया में बैंक्स के मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स. While commercial banks, nationalized banks, state bank group, private sector banks, foreign banks and regional rural banks account for an overwhelming share of the banking businesses cooperatives, banks also play an important role. इसका ये मतलब है दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स जैसे नेशनलाइज बैंक्स, SBI ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप, फॉरेन बैंक्स, RRB इंडिया के बैंकिंग बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा संभालते हैं. लेकिन जब बात करते हैं कोऑपरेटिव की तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी स्पेशली फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और रूरल एरियाज़ को बैंकिंग और लोन सर्विसेज प्रोवाइड करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं. ठीक है, ये था प्रॉपर सेगमेंट और आई गेस आपको सब समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये इतना ही था. बाकी मेरे हिसाब से अब लास्ट आपको मुद्रा पढ़ा देना चाहिए, उसके बाद क्लास एंड करते हैं. मुद्रा पे आ गए हम. ये मुद्रा पढ़ते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. मुद्रा फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी. ठीक है, इट इज़ अ पब्लिक फाइनेंस सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड प्रोवाइड लोन्स एट लो रेट्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs विच आर देन प्रोवाइडेड टू MSMEs. देखो मुद्रा इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और NBFCs को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है. ये इंस्टीट्यूशंस आगे चलकर MSME लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देती है. दिस बैंक्स आर सेटअप अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. लाइक PMMY लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी. इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव छोटे बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को आसानी से लोन प्रोवाइड करना है. इसके बाद टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन दिया दोस्तों. कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, फिर पढ़ाते हैं. पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण. तो जो किशोर है उसमें क्या है दोस्तों, लाइक शिशु लोन उन लोगों के लिए होता है लाइक जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. इसमें 50,000 तक का लोन मिलता है. ठीक है, 50,000 तक का लोन फॉर बिजनेसेस. किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख मिलता है. लाइक ये बिजनेस के लिए होता है जो ऑलरेडी चल रहे हैं और उन्हें बिजनेस को और बड़ा करना है. इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है. देखो सब में टर्म्स एंड कंडीशंस भी प्रोवाइड होती होगी दोस्तों. लास्ट आता है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख मिलता है. लाइक तरुण लोन उन बिजनेसेस के लिए होता है जो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं. इसमें 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाता है. ठीक है, और बाकी इतना था. ये पूरे टर्म्स याद रखना लोन अमाउंट वाले. ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ था नहीं. तो ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप पूरी वीडियो आपने प्रॉपर तरीके से देखी हो. और ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब हमने कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक. ये 16 था, तो 16 चैप्टर्स बैंकिंग अवेयरनेस से कंप्लीट हो चुके हैं.
अब इसके बाद से चैप्टर 17 स्टार्ट होगा, जिसमें डिफरेंशिएट बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक एनबीएफसी, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखो। और कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप उस स्पेसिफाइड टर्म को बता देना, और मैं तो बोल रहा हूँ पूरा समझ में भी नहीं आया ना तो भी बता देना, फिर और एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।